वो गाना दिखाने का एक ही रीजन था कि कई बार हम सोचते कि शायद मेरी बॉडी बहुत खराब है, अच्छी नहीं है, कुछ ना कुछ बिगाड़ी है। बट जो भी है, जैसे भी है, सबसे अच्छी है। इट शुड बी वाओ, एंड इट शुड, यू शुड ऑल्सो फील वाओ। सो उसके लिए जस्ट टू, ऑन अ लाइटर नोट, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो होता है लाइफ में अच्छा रहता है, हम और अच्छा कर सकते हैं और उसको और अच्छा बना सकते हैं। वही हमारा काम है। सो लास्ट वीक हमने देखा था सो लास्ट वीक हमने देखा था कि किस तरह से हमारी बॉडी काम करती है। हेल्थ एक्चुअली हमारी बॉडी के, अगर हम रियल डेफिनेशन देखें हेल्थ की, सो इट इज ऑलवेज समदोष समग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ अति विधीयते। यानी आपके शरीर के सभी दोष जो फंक्शनल एलिमेंट्स है, वो आपके जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है, धातु, अग्नि, जो हमने पीछे कंसेप्ट देखा, जो सब कुछ डाइजेशन और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो अग्नि, इनके साथ साथ आत्मा, इंद्रिय, आपके सेंसेस और आपका माइंड, ये तीनों के तीनों पीसफुल और ब्लिसफुल, ऐसी अगर कंडीशन में रहे तो आप 101% हमेशा हेल्दी रहेंगे। अब यही हेल्थ के अंदर का सबसे बड़ा जो सीक्रेट हमने लास्ट टाइम देखा, द मोस्ट नंबर वन सीक्रेट, वो था अग्नि। यू आर एज ओनली हेल्दी एज योर अग्नि। आपकी अग्नि जो है, मेन आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका काम ही ये रहता है कि आपको ठीक रखना। हम कहते हैं, आयुर्वेद में कहते हैं शांति म्रियते अग्नि। यानी आपकी यही अग्नि अगर शांत हो गई, बुझ गई, इसमें बिगाड़ आ गया, तो डेथ होना तय है। और अगर पूरी तरह से नष्ट होगी तो डेथ हो चुकी है, यही समझना है। इसी के लिए बॉडी का एक जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, हम जिसे कहते हैं कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी का टेम्परेचर रहता ही रहता है। उसके लिए ये अग्नि रिस्पॉन्सिबल है। और जब भी आदमी मर जाता है, अगर आप देखोगे तो डेड बॉडी हमेशा ठंडी होती जाती है। बिकॉज ये जो मेटाबॉलिक फायर है, जो उसका एक टेम्परेचर मेंटेन करती है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और हमने देखा, आई एम सॉरी, ये इधर ये इशू है। हमने देखा कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इलनेस इज मंदाग्नि। मंदाग्नि के कारण आपको गैसेस होना, ब्लोटिंग होना, ये सब चीजें प्रॉब्लम में आती हैं। आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, आपको भूख नहीं लगती है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, या फिर एक से ज्यादा टाइम जाना पड़ता है। कुछ नहीं तो खट्टी डकारे वगैरह आना, ये सब प्रॉब्लम होती है। फिर हमने ये देखा लास्ट टाइम, एक टिप देखा कि रात के टाइम पे आप हल्का खाना खाएं। साथ ही साथ में आपने हल्का खाना खाना है, उसके अंदर जवारी की रोटी या खिचड़ी या चावल की रोटी ऐसे खानी है। शाम को 6-7 बजे के बाद डिनर नहीं करना है। एक बार खाना खा लिया कि डन, उतना ही करना है। अब ये अग्नि था, जैसे मैंने ये फोटो में आपको दिखाया कि ये जो अग्नि है, ये आपकी ये मेटाबॉलिक फायर है। चावल अगर आप बर्तन में पकाने रखते हो, तो नीचे की गैस जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है। बट जैसे ये अग्नि इंपॉर्टेंट है, वैसे एक सेकेंड एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, जो है वो चावल का बर्तन। और वो चावल के बर्तन में पड़ा हुआ पानी। मैं चावल नहीं पकड़ रहा हूँ, चावल एक अलग थर्ड पॉइंट आ जाएगा। बट वो जो पानी है और वो जिस वेसल के अंदर है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और उसी को आजकल की भाषा में हम गट कहते हैं। गट क्या है, तो समझने के लिए सिर्फ समझिए, एक ऐसा बर्तन जिसके अंदर आपने जो भी कुछ खाया है वो जाता है, पचता है। उसको पचाने के लिए ऊपर से पानी, घी वगैरह जो लगने वाला है, वो सब चीजें वो खुद से प्रोवाइड करता है। और वो जैसे जैसे डाइजेस्ट होते जाता है, ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे वहां पे डाइजेशन अच्छा होते जाता है, ऑटोमेटिकली अच्छा और खराब ऐसे दो पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है। और ये जो गट है, इसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स हम कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं, ये माइक्रोब्स जो हैं, ये सभी के सभी फॉर्म होना डिपेंड करता है कि अंदर से इंग्रेडिएंट क्या आ रहा है, आपकी नीचे की गैस कितनी अच्छी है, आपका बर्तन, ये गट खुद कितना अच्छा है।
ये तीन चीजों के ऊपर अंदर का जो पानी या जो भी चाहिए पचाने के लिए चावल को या किसी भी चीज को, वो सभी कुछ वहां से डिसाइड होता है। एंड इसी के लिए इसके ऊपर ध्यान देना या इसके ऊपर फोकस करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा अग्नि के ऊपर है। हाँ, अगर आप सिक्वेंशियली देखो तो सबसे इम्पोर्टेंट अग्नि ही रहेगी, क्योंकि कितना भी अच्छा बर्तन हो, कितने भी इंग्रेडिएंट अच्छे हो, जब तक गैस नीचे से नहीं जलेगी, वो फायर नीचे से नहीं रहेगा, तब तक आपका पचन सुधरने वाला नहीं है, आपका खाना डाइजेस्ट ही नहीं होने वाला है। बट समझो नीचे वो आग अच्छे से लगी हुई है, बट ऊपर ये बर्तन ही खराब है, बर्तन के अंदर जो चीजें चाहिए वो भी ठीक से नहीं आ रही है, तो ऑटोमेटिकली जो एंड रिजल्ट है वो खराब ही होने वाला है। चावल जलने ही वाले हैं या चावल खराब ही पकने वाले हैं, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स ही सही नहीं, सॉरी, उसका प्रोसेस में ही प्रॉब्लम हो गई है। इसके लिए लोग मुझे पूछते हैं कि मैं खाने में क्या खाऊं, क्या खाने से मेरा वजन बढ़ेगा या कम होगा, या क्या खाने से मेरा गट सुधरेगा। मेरा हमेशा एक ही कहना रहता है कि जो इंग्रेडिएंट है वो जितना मैटर करता है उतना ही मैटर करता है किस प्रोसेस से तुम खाने वाले हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर दूं तो आपने दूध से दही बनते हुए देखा है, उसी दूध से आपने आगे खीर भी बनती हुई देखी है, उसी दूध से हम घर के अंदर सॉरी, उसी उसी दही में से हम मक्खन निकालते हैं और उसी का हम आगे चल के घी और बटर में कन्वर्ट करते हैं। यानी चीज एक ही है, दूध ही है, बट वो दूध को अलग अलग प्रोसेस से अगर आप डाल दें तो वही दूध आगे चल के अलग अलग बाय प्रोडक्ट्स बनाता है। सिमिलरली आप भले सबसे सुपर हेल्दी फूड खा लें, बट आप अगर उसको बेक करके खा रहे हैं तो उसके गुणधर्म अलग होंगे, आप उसे कच्चा खा रहे हैं तो गुणधर्म या उसकी बॉडी में जो उसका बेनिफिट है वो अलग होने वाला है। सिमिलरली आप अगर उसको फ्राई करके खा रहे हैं तो अलग बेनिफिट होने वाला है। तो ये जो भी कुछ है ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि उसका एंड आउटकम क्या होने वाला है। और इसी के लिए अगर आप किसी आयुर्वेदिक अच्छे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जाओगे ना, वो आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस यही पूछता है कि आप पापड़ खाते हो तो कैसा खाते हो, आप ये रोटी खाते हो तो कैसी खाते हो। कई लोग पराठा बड़ा खाते हैं, पराठा बुरा नहीं है, बट जो आप मार्केट में देखते हो ना ढेर सारे तेल में पराठे को फ्राई कर रहा है, वो गलत है। सिमिलरली तंदूरी रोटी अच्छी है बॉडी के लिए, क्योंकि वो अच्छे से सेकी जाती है। मैं व्हीट तंदूरी बोल रहा हूँ, व्हीट की तंदूरी रोटी अच्छी है, बट वही तंदूरी रोटी अगर उसी तंदूर में बहुत ज्यादा देर के लिए रखे और कड़क की जाए तो आपको एसिडिटी करने वाली होती है। गन्ना आप छिल के खाओ, आपकी बॉडी में एकदम ठंडक लाएगा। आप उसको कट करके खाओगे चाकू से और चबा कर खाओगे तो उसके कारण थोड़ी एसिडिटी होगी, और वहीं आप गन्ने का रस पियोगे तो उससे एसिडिटी ज्यादा होगी। तो ये जो चीजें हैं जस्ट छोटी छोटी प्रोसेस, किस प्रोसेस से जा रहा है उसके कारण आने वाले चेंजेस ये हमें पता होने चाहिए। और ये सभी के सभी प्रोसेसेस का एंड तकलीफ इस गट के ऊपर होता है। ये गट आपकी मैक्सिमम, जो हम कहते हैं ना कि बॉडी को बहुत फटके मिले हैं, मैक्सिमम फटके यही खाते रहता है, इसी को मार पड़ती रहती है। क्यों? क्योंकि ये साइलेंट रहता है। ये आप जब शांत होते हो, अकेले में होते हो, ये आपसे तभी बात करता है, ये आपको तभी बताता है कि मुझे कुछ हो रहा है। आप डे टू डे एक्टिविटी में ये आपको बताएगा भी नहीं कि इसको कुछ हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा पेट में थोड़ा गैस होगा, अनईजी रहेगा, लोग कहते हैं मैं काम करते रहता हूँ तो पता नहीं चलता है, बट कुछ तो भी मेरे को गड़बड़ है ऐसे फील हो रहा है। तो ये जो सब चीजें हैं ये सब ऑटोमेटिकली गट सहन करते रहता है, कुछ बताता नहीं है। बट जब उसकी थ्रेशोल्ड के ऊपर तकलीफ चली जाती है उस टाइम पे वो रिएक्ट करना शुरू करता है। और ये जो रिएक्ट करना है, और ये जो रिएक्ट करना है ये यूजुअली
किसी ना किसी फॉर्म में सिम्टम के तौर पे आपको दिखाई देगा। और ये जब तकलीफ में जाता है, ये आपको हमेशा अकेले में बोलेगा कि मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, और मेरे लिए आपने ये करो। मतलब कॉमन एग्जांपल है, जब आपने बहुत बाहर का खाया है, ट्रैवलिंग कर रहे हो, बहुत दिनों से आउट ऑफ इंडिया हो, बहुत ज्यादा बाहर का कंटिन्यूअसली 8-10 दिन से हो रहा है, 11वें दिन में आपको भूख नहीं लगेगी, आपको लगेगा आज कुछ नहीं खाना, बस सादी दाल खिचड़ी दे दे या दाल चावल दे दो तो भी बहुत होगा। वो जो लाविश फूड की क्रेविंग होती है वो चली जाती है। ओनली बिकॉज वो इतना हैवी पचा पचा के आपकी बॉडी और आपका मेनली गट ये थक जाते हैं। और इनका ऐसा होता है, जब ये थक जाते हैं ये आपको सिग्नल देते हैं कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, शांति रखो जरा। तो इसी के लिए गट को सुनना, गट की प्रॉब्लम्स को समझना और गट को ठीक रखना बहुत जरूरी है। हम आगे देखेंगे कि गट को संभाल के रखना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल जितने भी बड़ी बीमारियां हो रही है जिसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं, कि जहां आपका शरीर आपका खुद का दुश्मन बन जाता है और अपने आप को बीमार करने लगता है, उसके लिए ये भाई साहब गट सबसे बड़े इम्पोर्टेंट रोल है प्ले करते हैं। और इसी के लिए इसको संभालना उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जितना बाकी किसी चीज को संभालना। और वो कैसे होता है मैं आगे दिखाऊंगा ये आपको। तो आगे बढ़ने से पहले पहले समझ लेते हैं कि गट है क्या। तो गट इज वेयर द फूड पासेस आफ्टर डाइजेशन। खाना आया है, स्टमक में पचा है, उसके बाद जहां आता है वो गट है। इसमें इंटेस्टाइन्स एंड वैसे डिओडेनम का पार्ट इंक्लूडेड है। कुछ लोगों के हिसाब से गट माउथ से लेके नीचे एनस तक का पार्ट है। बट ओवरऑल आप पकड़िए कि जहाँ पे खाना एक लेवल का थोड़ा पचा हुआ है वहां पे है। इसमें काम कैसे है कि माउथ जो है आपका मेन खाना डाइजेशन करना शुरू करता है। लोग कहते हैं, लोगों ने सुना भी होगा अपने बड़ों से कि खाना 32 बार चबाकर खाना चाहिए, जितना चबाओ उतना अच्छा है। मजे की बात बताता हूँ, आप जब ना 32 बार चबाना शुरू करेंगे ना, एक खाना बहुत अच्छे से पचता है, आपको ना वो हैवीनेस और वो अनइजीनेस खाने के बाद नहीं लगती है। दूसरा, खाना थोड़ा ही जाता है, क्योंकि वो चबा चबा के, मैं मस्ती में बोलता हूँ कि शायद जबड़े दुख जाते हैं, बट एक्चुअली वो जब आप अच्छे से चबाते हो तो पेट के अंदर जाके वो एक अच्छा मैं ये क्या बोलते हैं मैश जैसा तैयार होता है, और वो पेट में जाके डाइजेस्ट होने के लिए इजी होता है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपकी जो सलाइवा है, इसमें से बहुत से एंजाइम्स जो गट को चाहिए काम करने के लिए अच्छे से, वो यहाँ से मिलते हैं। इसी के लिए अच्छे से चबाना, 32 बार चबाना बहुत जरूरी है। मैं खुद अब तक 17-18 पे ही पहुंचा हूँ। मैं 32 बार अभी तक, मैं 32 बार चबाने के इस पे मैं पहुंचा ही नहीं हूँ। बट हाँ, एक टाइम था मैं 7-8 बार चबाता था। नाउ कॉशियसली आफ्टर अ ईयर और टू मैं 16-18 के बीच में आके खड़ा हुआ हूँ। बट द पॉइंट इज, धीरे धीरे खाओ, चबा चबा के खाओ, उसका मजा लेके खाओ। खाने का मजा होता है। लोग सिर्फ खाने के लिए खाते हैं, अंदर ठूसते हैं खाना, या फिर मोबाइल पे टीवी पे देखते देखते खाना खाते हैं। खाने के वक्त खाने पे फोकस करो और उसको अच्छे से चबाओगे, आपको समझेगा कि कितना आप अनवांटेड खाना शुरू करते हो। एक बच्चे का उदाहरण देके मैं बताऊंगा। बच्चे की उम्र रहेगी, जब मेरे पास आया था 8 या 9 साल का रहेगा। उनके स्कूल में योगा टीचर ने उनको ये सिस्टम बताया था कि आपने खाना चबा चबा के खाना है। और जब उसकी मम्मी मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आती थी, तब उसने बोला हाँ सर, हम मेरे हमारे टीचर ने भी हमको बोला चबा चबा के खाने को।
तो वो बता रहा, उसने उस ऑब्जर्व किया कि पहले वो आ, उसकी फेवरेट थी ये पास्ता। तो बोलता है पहले मैं एक बाउल पास्ता खाया ना कि मेरा पेट नहीं भरता था, अब मैं छोटा बाउल भी खाता हूँ ना मेरा पेट भर जाता है। तो ये जब छोटे बच्चे भी इतना ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनकी डाइजेशन की आई मीन उनकी फूड रिक्वायरमेंट कितनी ड्रास्टिकली कम हो जाती है, तो हम बड़े क्यों नहीं अगर फोकस करके खाना खाएं तो हमको भी वो समझेगा। सिमिलरली जब आप अच्छे से खाना चबा के खाते हो तो उसे पचाना भी बहुत इजी हो जाता है, और उसमें से अच्छा और बुरा पार्ट ऐसे सेग्रीगेट करना भी उतना आसान हो जाता है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमें खाना जो हम खा रहे हैं वो अंदर जाता तो है बट वो पच नहीं पाता, और क्योंकि वो पच नहीं पाता है इसके लिए डाइजेशन में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और ये जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है ये जनरली आपको गैसेस, ब्लोटिंग ऐसी कंप्लेंट्स की तरफ लेके जाती है। और जब ये अच्छे से खाना पच गया है तो ऑटोमेटिकली ये वहां नीचे से एलिमिनेशन के लिए या बाहर फेंके जाने के लिए तैयार रहता है। तो इसी के लिए जरूरी है कि आप अच्छे से इसे खाइए। प्लस ये गट जो है इसका मेन काम है कि जितना भी एब्जॉर्बेंट्स हैं या जो भी अच्छी चीज आई है आपकी बॉडी के अंदर उन सभी को अच्छे से एब्जॉर्ब करना और उन सभी को अच्छे से बाहर फेंक पाना, उसके अंदर से नरिशमेंट एब्जॉर्ब करके उसको अच्छे से बाहर फेंक पाना ये जरूरी है। एंड लास्टली ये जो गट है ये जो गट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ओवरऑल बॉडी का जो नरिशमेंट है उसको संभाल के रखने के लिए। इसी के लिए जरूरी है कि आपने गट को ध्यान रखें, गट का ध्यान रखें और गट को ठीक रखने के लिए काम करते रहे। सो हम सभी ने ये देखा ही होगा कि आई हैव अ डैश फीलिंग। हमें लगता है ना कि ये चीज अच्छी है बुरी है, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। वो जो फीलिंग होती है ना गट, जिसको हम गट फीलिंग बोलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसको संभालना इसी गट का काम है। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों, ये गट में ऐसा क्या है कि भाई मेरे को गट फीलिंग होने लग गई है। तो मजे की बात है कि गट और ब्रेन आपका दोनों कनेक्टेड रहता है। आपके ब्रेन को जितने भी हार्मोन्स लगते हैं खुश रहने के लिए, सेरोटोनिन, एंडोमोर्फिन, ऑक्सीटोसिन वगैरह, वो सभी का सभी जो प्रोडक्शन हाउस है वो गट है। और इसी के लिए जिस इंसान का गट खराब रहता है ना वो हमेशा दुखी ही रहता है, वो हमेशा सैड रहेगा, मूड ऑफ रहेगा, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती रहती है। एक छोटा उदाहरण दूंगा जिससे आपको ये मेरी बात समझेगी। जब कभी भी आपको एसिडिटी होती है, आपको पहला सिम्टम क्या होता है? या तो छाती में जलन है, बेचैनी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, काम करने में मन नहीं लग रहा है, काम आप करने के लिए कर रहे हो बट आपको पता है कि ये कुछ काम ठीक से नहीं हो रहा है। दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ये जो गट है इधर बिगाड़ हुआ है, जिसके कारण ऊपर तक सारे हार्मोन्स ठीक से जा नहीं पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका मूड स्विंग है, आपका काम करने की जो एफिकेसी है वो कम हो गई है। एंड इसी के लिए जो गट है वो ब्रेन को इम्पैक्ट करती है। सिमिलरली जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हो, आप ठीक से नींद नहीं ले पाते हो, आप बहुत ज्यादा सोच रहे होते हो, तो यही ब्रेन आपके गट को इम्पैक्ट करता है। और सभी जो हार्मोन्स रिलीज होने, एंडोमोर्फिन्स वगैरह, ऑक्सीड सेरोटोनिन वगैरह, वो सभी के सभी का रिलीज या उसका जो काम करने का तरीका है या उसकी पोटेंसी जो है उसको खराब कर देता है। और इसी के लिए जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हो आपको इंडाइजेशन की शिकायतें बहुत होती हैं। प्लस अगर आज की तारीख में आप सही मायने में देखो तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ हुआ है या बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, ब्रेकअप
है या फिर काम का स्ट्रेस है, किसी भी कारण से, या फिर कोई फैमिली मेंबर की डेथ हो गई है, सडनली उनको कोई ना कोई बड़ी बीमारी आ जाती है। कॉमनली हमने देखा है कि डायबिटीज एक बहुत जल्दी आने वाली बीमारी है, ओनली बिकॉज ये जो ब्रेन है आपका, ये उस गट के ऊपर ओवर पावर हो जाता है, जिसके कारण सभी हार्मोन्स का काम और उसका पोटेंसी बिगड़ जाती है। एट द एंड ऑफ द डे आप बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। और इसी के लिए याद रखिए, चाहिए तो ये स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द गट इज वेयर योर इमोशंस आर क्रिएटेड एंड स्टोर्ड। अगर आपका इमोशनल इम्बैलेंस है, आप या तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, या तो आप बहुत ज्यादा अलूफ हो, या फिर आप हर छोटी बात के ऊपर या तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, एंशियस हो जाते हो, या फिर आपको या तो गुस्सा आ जाता है, ये सभी का सभी गट के ऊपर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि ये जो सारे इमोशंस है, ये हार्मोन्स पे डिपेंड रहते हैं। ये सभी हार्मोन्स का क्रिएशन और स्टोरेज ये गट में होता है। ये हमने ध्यान रखना चाहिए। और कभी भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आपको डर लगता है, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो या फिर बहुत ज्यादा खुश होते हो ना, यूजुअली आपकी जो नाभि के जस्ट ऊपर, नाभि जो है आपकी, उसके जस्ट ऊपर का जो पार्ट है, वहां पे एक ऐसा कैच या एक, हम बोलते हैं ना बटरफ्लाईज इन द स्टमक, वो जो फीलिंग होती है ना, वो वहां पे ही होती है, और वो आपका एक्चुअल गट एरिया है। और वहां पे ये सभी इमोशंस आपको फील होते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, क्योंकि ये इमोशंस क्रिएट और स्टोर्ड गट में होते हैं, गट का अपनी खुद की एक मेमोरी होती है। इसी के लिए गट को सेकंड ब्रेन कहा गया है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारी बॉडी में दो ब्रेन है, एक आपका गट और दूसरा आपका ब्रेन। और गट जो है, ये बहुत ज्यादा हद तक आपका हार्ट के साथ इन्फ्लुएंस रहता है। इसी के लिए इसको मतलब जो बोलते हैं ना, दिल की सुनो मन की करो, मन की सुनो। ये जो मन है वो हार्ट और ये क्या बोलते हैं, गट के बीच के एरिया में ही ज्यादा रहती है। एंड जैसे कहा मैंने कि गट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू न्यूरोसिस विच सेंड सिग्नल्स एवरी नाउ एंड देन। तो ये जो सभी सिग्नल्स जाते हैं, ये सभी के सभी सिग्नल्स माइक्रो सेकेंड में जो जाते हैं, उसके कारण गट जो है अपना काम करता है और ब्रेन के साथ भी अपना काम करवाता है। एंड गट ब्रेन कनेक्शन इसके लिए है कि अगर आप देखोगे, जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा या बहुत ज्यादा आप डिप्रेशन या एंजाइटी में रहोगे, या तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या लूज मोशंस हो जाएंगे। इसी के लिए जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, यानी जो अन्न नलिका है पूरी, वो आपकी इमोशंस को सेंसिटिव है। आपकी इमोशंस के हिसाब से कई बार आपका डाइजेशन फ्लक्चुएट होते रहता है। सिमिलरली, द ब्रेन हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स। जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है, कोई मर गया है, कोई बड़ा हादसा आपके साथ हो गया है, तो उस कारण से आपकी भूख कम ज्यादा होना, पचन का ऊपर नीचे होना, ये जरूरत है। जब भी आपके पेट में कुछ बिगाड़ होता है, आप कई लोग देखते हैं कि बाहर का खाना खाए कि उनको एक फीलिंग आती है कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है ये खाना। स्पेशली जो होटल्स वगैरह में खाते हैं, वहां पे वो जो फीलिंग आती है ना, वो इंटेस्टाइन से जाती है कि भाई आज जो खाया है ना, ये अच्छा क्वालिटी का नहीं था, ये अच्छा नहीं था मेरे लिए। अब मैं गड़बड़ करना है, मुझे गड़बड़ होने वाली है और मैं आपको तकलीफ देने वाला हूँ। सिमिलरली, अ पर्सन स्टमक, ये आयुर्वेद के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका पेट बिगड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे गट के ऊपर का आपकी जो स्टमक है, जहाँ पे आप पहला निवाला लेके खाते हो, जाके पचता है, अगर वो बिगड़ा हुआ रहा, तो आपको हमेशा स्ट्रेस रहेगा, एंजाइटी रहेगी, डिप्रेशन रहेगा। पहले के लोग कहते थे कि किसी के साथ खाना शेयर करके मत खाओ, अपना खाना अकेले में खाओ, ऐसे खाओ कि लोग देख भी ना पाए, छुप के खाओ। हमें लगता था कि ये सब चीजें ऐसे ही होती हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। बट एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, तो जो डिस्प्ले पे खाना लगा होता है ना, स्पेशली आप किसी
बड़े कन्फेक्शनरी स्टोर में जाइए, स्टारबक्स फॉर दैट इंस्टेंस, वहां पे जो लोग देखते हैं ना, एक एनर्जी एक्सचेंज होती है कि यार ये खाना मैंने चाहिए, बट या तो वो खा लेते हैं, या फिर वो डाइट पे होते हैं तो बोलते नहीं यार मैंने नहीं खाना, या फिर कुछ ऐसे होते हैं कि टाइट ऑन बजट होते हैं, छोड़ यार इस बार नहीं खाता, मैं बाद में खाऊंगा। बट वो जो उनके इमोशंस है मन के, वो उस फूड के साथ जाके कनेक्ट होते हैं। और इसी के लिए कई लोगों को वो बोलते हैं ना, नजर मत लगाओ मेरे खाने पे एंड ऑल, ये सब चीजें उसी के कारण आती है। मैं ये नहीं कहता कि इसका एग्जिस्टेंस होगा ही होगा, बट हाँ ये एक हकीकत है कि आप जितना ऐसे टाइप का फूड बार बार खाते हो, आपका स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, इसमें आपको फर्क दिखता ही दिखता है। सिमिलरली, अगर आपका अ, आप बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा खा रहे हो, बहुत जरूरत से ज्यादा बाहर का खा रहे हो, जो बनाने वाला है उसके भी मन का असर, बनाने के वक्त जो इमोशंस होते हैं उसका भी असर आपकी बॉडी पे होता है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। जब मैं कॉलेज में था, हमारे जो कैंटीन, सॉरी, जो हमारे मेस का खाना बनाते थे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ अराउंड 1.5 2 years, ऐसा ऑब्जर्व होने लगा कि हम उसकी तरह बिहेव करना शुरू हो रहे हैं, या हमारे थिंकिंग पैटर्न्स जो है उसकी तरह इवॉल्व होना शुरू हो रहे हैं। और ये इसके लिए था क्योंकि वो बनाते वक्त जो भी कुछ सोचता था हम लोग, क्योंकि वो सामने बनते थे तो हम लोग गप्पे मारते रहते थे, उनका वो थॉट प्रोसेस हमारे में कई बार जाता था। और इसी के लिए पुराने जमाने में जो राजा रहता था, उसको जो खाना बनाने वाले होते थे, उनकी एक परीक्षा की जाती थी, उनके अंदर कुछ क्वालिटीज देखी जाती थी, क्योंकि जो खाना बना रहा है उसके साइकोलॉजिकल जो स्टेटस है, वो सामने वाले का साइकोलॉजिकल स्टेटस पे अफेक्ट करेगा। आज की तारीख में भी मैं खाना टेस्ट करके बता सकता हूँ इसने खुश दिल से बनाया है, या ये बहुत टेंशन में था, या इसका कुछ गड़बड़ चालू है। वो खाने के टेस्ट पे से मैं बता सकता हूँ कि किस तरह से बना हुआ है। ओनली बिकॉज जब आपको समझ में आता है कि वो खाने का टेस्ट थ्रू डिफरेंट इमोशंस, तब आपको वो जल्दी पकड़ में आता है। मेरी मॉम के केस में तो मैं फट से ही पकड़ लेता हूँ कि मम्मी ने आज खाना किस हिसाब से बनाया है, कि अच्छे मन में है, मम्मी टेंशन में थी, क्या था, क्योंकि वो वही चीज खा खा के मेरे को फ्लेवर्स का अल्टरेशन समझ में आना शुरू हो गया है। आप भी अगर ऑब्जर्व करोगे ना, आपको भी ये चीजें आसानी से मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही हूँ, एवरी वन कैन डू दैट एंड इट्स वेरी इजी। जस्ट प्रेजेंट रहना है उस सिचुएशन में, और उस सिचुएशन के हिसाब से आपको देखना है कि क्या हो रहा है। सिमिलरली, क्योंकि आपका ब्रेन और ये कनेक्टेड है, इसी के लिए ये स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन आपकी बॉडी और माइंड दोनों को अफेक्ट करती है। अब जैसे मैंने कहा कि पीछे के इंट्यूशन जो है, द गट फीलिंग, इट कम्स फ्रॉम योर गट। एंड जैसे जैसे ये न्यूरॉन्स जो रहते हैं, छोटे छोटे ऐसे सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कंडक्ट करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, ये जो लाइनिंग है ये ब्रेन की, ये गट में न्यूरो ब्रेन के कंपेयर में 100 टाइम्स ज्यादा रहती है। और इसी के लिए गट ब्रेन जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है। कई लोग नेचुरली बहुत इंट्यूटिव होते हैं, और ये जो लोग इंट्यूटिव होते हैं, ये लोगों को कुछ चीजें पहले समझ में आ जाती हैं, ओनली बिकॉज ये जो गट, सॉरी, ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये इनके माइंड को समझाते कि नहीं भाई, ये है, ये मैंने देखा है, और उस कारण से मैं, मेरा एनालिसिस ये है कि एक्स वाई जेड चीज होने वाली है। एंड लास्टली, जैसे मैंने कहा कि गट अफेक्ट्स योर न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोसोमेटिक हेल्थ। एक कंडीशन है आईबीएस करके, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें इंसान दिन में कुछ भी खाया या बैठा भी रहा, पानी भी पिया, तो भी उसको पेट में गुड़गुड़ होती है और उसको भागना पड़ता है। मैंने जो पेशेंट एक देखा होगा, उसको दिन में 20 से 25 बार वॉशरूम जाना पड़ता था। आप सोचिए, जब आपको लूज मोशन लगते हैं, आप सुबह में अगर 4 5 बार भी गए तो आप कितने थक जाते हो, इरिटेट हो जाते हो। इमेजिन, साल भर दिन में 20 25 बार आपको वॉशरूम जाना पड़े, आपकी क्या हालत होगी। और ऐसे लोग बहुत ज्यादा दुबले पतले हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, लाइफ गिव अप करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो इरिटेशन से परेशान होते हैं। और इसी के लिए
आपकी साइकोसोमेटिक हेल्थ को भी अच्छा रखने के लिए आपका गट हेल्थ होना अच्छा होना जरूरी है। आपको आईटी, अगर आप में से कोई आईटी प्रोफेशनल है, तो आप ये ज्यादा जल्दी अनुभव करेंगे कि जिस दिन भी आपका गट बिगड़ा हुआ रहता है या आपके पेट में थोड़ा भी डिस्टरबेंस रहता है, आप जरूरत से ज्यादा चिड़चिड़े रहते हो या फिर जरूरत से ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हो। आप आपका काम तो छोड़ दो, आप आपके कलीग्स के साथ का इंटरेक्शन भी ठीक से नहीं कर पाते हो। इसी के लिए आप जो आईटी वाले प्रोफेशनल्स हैं, इनके लिए गट हेल्थ का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इनका गट हेल्थ अच्छा ना रहे, इनका वर्क जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। एंड आज की तारीख में जो आईटी सेक्टर है वहाँ काफी कॉम्पिटिटिव है। सो उन लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है। एंड सिमिलरली, सॉरी, पीछे जैसे कहा कि गट हेल्थ के कारण ही मेंटल और इमोशनल हेल्थ रहता है, इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है कि गट के अंदर जो बैक्टीरियास रहते हैं, मैंने जैसे जैसे कहा माइक्रोब्स, जो खाना पचाने में मदद करते हैं, वो जो है आपकी बॉडी की और माइंड की हेल्थ पे इन्फ्लुएंस करते हैं। आइडियली जो रेशो है वो है 85% गुड बैक्टीरिया, 15% बैड बैक्टीरिया। सो ये 85-15% का रेशो रहना चाहिए। ये आइडियल रेशो है जिसके अंदर गट हेल्दी भी रहेगा और ऑप्टिमल फंक्शनिंग भी करेगा। बट ये 84-16, 80-20, 75-25 ऐसा कुछ भी हुआ कि आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ बैंड बजने वाली, ये पक्का है। और जब ये चीजें बिगड़ जाती हैं कि आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ बिगड़ने लग गई है ड्यू टू गट मेजरली, तब आपको सिम्टम्स तो तैयार होते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि ये बिगड़ते क्यों है। तो मैं अभी कुछ आपके सामने ऐसे फैक्टर्स रखूंगा जो आपकी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करेंगे बिकॉज योर गट इज गेटिंग अफेक्टेड। तो क्या होगा अगर आप प्रॉपर या इन पुअर या इम्प्रॉपर कुक फूड खाओगे, तो बहुत ज्यादा सैलड्स खा रहे हो, बहुत ज्यादा स्प्राउटेड खा रहे हो, कच्चा खा रहे हो, क्या बोलते हैं, लेट्यूस, कैबेज ऐसी चीजें कच्ची खा रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा तला हुआ खा रहे हो, तो आपकी गट बिगड़ेगी और उसके कारण आपकी फिजिकल हेल्थ पहले बिगड़ेगी। अगर आप बहुत ज्यादा फैट डाइट्स कर रहे हो, जैसे कीटो डाइट है, प्रोटीन फर्स्ट डाइट है, ये ऐसी जो फैट में आने वाली डाइट्स है, आप अगर इनका बहुत ज्यादा कंजम्पशन, सॉरी, इनका बहुत ज्यादा इनके पीछे भागोगे, तो डेफिनेटली आपकी गट बिगड़ेगी और वो गट आपका पहले फिजिकल हेल्थ बिगाड़ेगा। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ सो कॉल्ड सुपर फूड्स। आज की तारीख में लोग कितने सुपर फूड्स हर हफ्ते या हर महीने बदलते रहते हैं, जिसका कोई काउंट नहीं है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ अ मार्केटिंग गिमिक। बट सही मायने में अगर आप देखो, तो आपके जितने भी सुपर फूड्स हैं, उसमें से कुछ कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ ज्यादातर बुरे ही रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मोरिंगा, या जिसको हम ड्रमस्टिक के लीव्स कहते हैं, ये ड्रमस्टिक की लीव्स गर्म बहुत होती हैं, बॉडी में एसिडिक रहती हैं, बट जिसकी बॉडी कफ प्रधान है या फिर वो जरा एंडोमॉर्फ है, मोटा है, उसकी बॉडी में कफ ज्यादा रहता है, उसके लिए वो अच्छा है। बट आप दुबले पतले हो, एसिडिक हो, आपको एसिडिटी की तकलीफ होती रहती है, ऐसे इंसान ने अगर मोरिंगा खाया तो तकलीफ होने वाली है। अभी लेटेस्ट जो सुपर फूड है वो है राजगिरा, मराठी में राजगिरा कहते हैं, या अमरांत उसका नाम है। तो इसके अगर आप पत्ते खाओगे तो बहुत अच्छे हैं, बट अगर आप वो राजगिरा खुद से खाना चाहोगे तो राजगिरा बहुत ड्राई होता है। और जो लोग दुबले पतले हैं या फिर उनकी बॉडी नहीं है, उनका वेट बिलो लेवल है, नरिशमेंट अच्छा नहीं है, ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं पर ज्यादा खाते नहीं है, या फिर स्टार्वेशन, बार बार फास्टिंग वगैरह करते हैं, ऐसे लोग अगर राजगिरा ज्यादा खाएंगे ना, तो उनको पहले तो एसिडिटी होगी, ब्लोटिंग होगा, बट धीरे धीरे उनकी बॉडी का नरिशमेंट और लस्चर उतना कम होते जाए। वहीं जो डायबिटिक है या फिर जिसकी बॉडी में कफ बहुत ज्यादा है, उसने राजगिरा ज्यादा खाया कि उसको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है।
तो इसके लिए ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा सुपर फूड किसके लिए अच्छा है या बुरा है। और अगर आप ज्यादा खाओगे तो आपकी फिजिकल हेल्थ पे उसका तकलीफ होने वाली है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंट मंचिंग ऑफ फूड। हर 2 घंटे में या आधे घंटे में कभी चाय पी ली, कभी ना कुछ नाश्ता खा लिया, कोई आ गया तो उसने एक मिठाई का टुकड़ा दे दिया, रात को सोने से पहले 2-3 चिप्स खा के सो गए या कोल्ड ड्रिंक के 2 घूंट पी के सो गए। ये जो सब चीजें हैं ये आपकी गट को बिगाड़ती हैं और आपकी फिजिकल हेल्थ को भी बिगाड़ती है। मेरे पास एक पेशेंट है, उसको रात को 3 बजे कुछ खाने की आदत है। कुछ नहीं भी होगा ना, वो भले जल्दी सो जाए, रात को 2:30 पौने 3 बजे उठेगा, कुछ खाएगा और फिर ही सोएगा। और सुबह 12 बजे से पहले उठता नहीं है। दोपहर को 1 बजे खाना खाता है, शाम को 5 बजे कुछ खाता है, रात को 12 बजे खाना खाएगा। बट 3 बजे वो जरूर उठेगा और कुछ खाएगा ही खाएगा। और उसकी शुगर हमेशा 450-500 ये रेंज में रहती है। डॉक्टर्स ने उसको इंसुलिन दे दे के कंट्रोल में भी लाया, बट अगेन जैसे ही इंसुलिन का डोज प्लस माइनस होता है उसकी शुगर 400 पे जाके शूट अप हो जाती है। उसको सिर्फ ये गट को पकड़ के उसको दवाई देके, प्लस उसको बोला है कि रात को अगर उठा भी तो सिर्फ और सिर्फ 2 घूंट पानी पीना और सो जाना है। ऐसा करके अभी 6 महीने में उसकी शुगर 200-250 की रेंज में रहनी शुरू हुई है। इंसुलिन कम हो गया है डोज, रादर उसको अब वेरी रिसेंटली ओरल मेडिसिन पे शिफ्ट कर दिया है। बट इट टुक मी ऑलमोस्ट 3-3.5 months फॉर इनिशियल ब्रेक मिलने के लिए कि भाई ये बंदा रात को ना खाए और सिर्फ पानी पी के सो जाए। उसके लिए मुझे भी 3 महीने उसके पीछे लगते रहना पड़ा, तब जाके वो चीज हुई। तो अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं प्लीज अवॉइड करिए, ताकि आपकी बॉडी उतनी हेल्दी रहे। नेक्स्ट इज हैविंग ओवरनाइट लेफ्ट ओवर फूड या फिर रेडी टू ईट फूड। आजकल बॉम्बे जैसी जगहों पे बहुत कॉमन है कि रात को बाई आती है, खाना बना जाती है, आप नेक्स्ट डे खाना खाते हैं। जितनी भी इस रूम में लेडीज हैं, अगर आप ऐसा करती हैं कि रात का खाना सुबह में खाती हैं और आप नियरिंग मेनोपॉज हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि आप ये बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप ये करती हैं तो आपको डेफिनेटली या तो पीरियड्स रिलेटेड कुछ इशू आएगा, या फिर 101% आपको अर्थराइटिस या जॉइंट पेन्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि जितना आप बासा खाना खाते हो उतना बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स के अटकने के चांसेस होते हैं। यही टॉक्सिन्स इन्फ्लामेशन क्रिएट करेंगे और आपको फिजिकली अर्थराइटिस वगैरह प्रॉब्लम में लेके जाएंगे। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न। आप कभी रात को 10 बजे सो रहे हो, कभी रात को 2 बजे सो रहे हो, कभी सुबह 4 बजे सो रहे हो। उसी हिसाब से कभी सुबह 5 बजे उठ रहे हो, कभी 8 बजे, कभी 11-12 बजे। तो ये जो इम्प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न्स है ये बॉडी के डाइजेशन को मार देती है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है कि मैं कब काम करूं, कैसे करूं। उसको डिसिप्लिन में आना बहुत मुश्किल है। और ये कॉमनली जो ऑल 3 शिफ्ट्स करते हैं इंडस्ट्रीज में वगैरह, उन लोगों को ये सबसे ज्यादा इरिटेट करती है। सिमिलरली जो नाइट शिफ्ट करते हैं, यूके यूएस शिफ्ट करते हैं, उन लोगों की रात की नींद पूरी नहीं होती है और उस कारण से उनकी बॉडी को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है एंड आगे चल के वो बड़ी बीमारियों की तरफ लेके ही जाता है। नेक्स्ट इज इनडाइजेशन। कॉमनली हम बोलते हैं कि पेट में गैस होना या बदहजमी होना, थोड़ा जलन होना, ये सब इनडाइजेशन के कारण है। बट यही इनडाइजेशन इनडाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर 2 इयर्स 3 इयर्स 5 इयर्स तक अगर कंटिन्यू बना रहता है तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, थायराइड, अब जो भी बीमारी ले लो, उनका कहीं ना कहीं ये मूल कारण बनता ही बनता है। तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करता है एंड एट द सेम टाइम आपकी फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। उस कारण से आप या तो मोटे नहीं तो दुबले पतले बन जाते हैं। नेक्स्ट इज टू मच ऑफ प्रोटीन इनटेक स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ नॉन वेज डाइट। अगर आप बहुत ज्यादा नॉनवेज के शौकीन है, रोज 6-6 अंडे खा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, जब तक आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना तब तक ये संभला जाएगा। बट जिस दिन आपने एक्सरसाइज बंद की कि इसके साइड इफेक्ट्स आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। दिस इंक्लूड्स प्रोटीन सप्लीमेंट्स, प्रोटीन पाउडर, थेरेप्टिन बिस्किट्स, वे प्रोटीन स्कूप्स एंड ऑल। अब जितना ये
आर्टिफिशियली क्रिएटेड या ओवर अनवांटेड या ओवर प्रोटीन इंटेक करोगे, उतना आपका गट वीक होते रह जाने वाला है। और आइडियली वी ह्यूमन बींग्स आर नॉनवेज ईटर्स, हमने नॉनवेज खाना चाहिए, बट डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन एंड डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी टाइप, नॉनवेज डाइट आपके अंदर प्लस माइनस रहनी चाहिए। अगर आप बॉम्बे जैसी जगह पे हैं तो आपका नॉनवेज इंटेक वंस इन अ वीक इज मोर देन सफिशिएंट। हाँ, अगर आप कोंकण जैसे कोस्टल बेल्ट में हैं और आप वहाँ पे मछली पकड़ने का काम कर रहे हो, तो मैं आपको वो उनकी भी वो बेसिक जो फिश करी होती है ना, वैसे फिश करी या वो छोटी मछली जो रहती है उतना ही सिर्फ खाने दूंगा। बट अगर आप बोलो मैं रोज रोहू मासा खाऊंगा या फिर रोज मैं दूसरा कुछ खाऊंगा, वो बड़ी मछली कुछ खाऊंगा, तो आप बीमारी पड़ने वाले हो। आपको अगर देखना है कि ज्यादा क्या बोलते हैं नॉनवेज खाने से क्या होता है, आप पबमेड पे जाइए। पबमेड इज अ अमेरिकन जर्नल फॉर मेडिसिन मेडिकल रिलेटेड आर्टिकल्स, और वैसे ही एक लैंसेट करके जर्नल है जो यूरोपियन इसके लिए है। आप सिर्फ वहां पे देखो कि साइड इफेक्ट्स ऑफ नॉनवेज डाइट ऑन ह्यूमन बींग, आपको इतने रिसर्च आर्टिकल्स मिलेंगे कि आज की तारीख में अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस आर एक्चुअली टर्निंग इनटू वेजिटेरियन, और जिनको वेजिटेरियन में थोड़ा प्रॉब्लम है वो वीगन में कन्वर्ट हो रहे हैं, ओनली बिकॉज जितना आप नॉनवेज खाते जाएंगे आपकी बॉडी उतना ही रिएक्टिव होगी। मेरे ख्याल से लास्ट वीक ही आर्टिकल था कि द नंबर ऑफ पीपल शिफ्ट सॉरी मेरे ख्याल से लैंसेट में था कि एक स्टडी हुआ था कि उन्होंने दो ग्रुप्स को, एक को नॉन वेजिटेरियन ही रखा और एक को वेजिटेरियन रखा, एंड दे फाउंड कि जो नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन चला गया, ऑलमोस्ट 70% ऑफ देम was स्टार्टेड फीलिंग चेंजेस इन देयर डायबिटीज, इन देयर ब्लड प्रेशर, इन देयर ओवरऑल हेल्थ, सब कुछ मिलने लग गया। वो इसी के लिए क्योंकि जबरदस्ती नॉनवेज जो खाते थे वो उन्होंने कम कर दिया और उसको वेजिटेरियन सोर्सेस पे कन्वर्ट किया। हाँ, जब भी ठंडी है, आप अगर यूरोप में हो, कनाडा में हो, या फिर आप अमेरिका में हो जहाँ 3-4 महीने बहुत ठंडी पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर जाता है, जहाँ कोई चांस ही नहीं है किसी भी प्रकार का ये भाजियां उगने का, और आपकी बॉडी को उतनी हीट चाहिए, तभी आप नॉनवेज खाओगे चलेगा। बट अगर आप बॉम्बे जैसे क्लाइमेट में रहते हो, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हो, तो बिल्कुल भी उसका आपकी बॉडी को वो तकलीफ ही देने वाला है। इसी के लिए आपको कोशिश करनी है कि जितना हो सके उतना नॉनवेज अपनी डाइट से कम करिए। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो ये फैड पिछले 15-20-30 सालों में ज्यादा पकड़ा है, क्योंकि पोल्ट्री को एक बिजनेस बनाया गया, एंड तभी हर एक को रोज खाओ अंडे, रोज खाओ नॉनवेज, ये एक एस्पिरेशन गोल बना के दिया कि भाई अगर पैसे आ गए तो क्या करोगे, चल मटन खाना चाहिए, चिकन खाना चाहिए। ये लोगों के दिमाग में भरा गया और उस कारण से हम बीमार पड़ना शुरू हो गए। ठीक है, इसके लिए आपका नॉनवेज हैज टू बी रिस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन। आपको अगर जितना ज्यादा आप कॉन्स्टिपेटेड रहोगे उतना ज्यादा आपकी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ खराब रहने वाली है। सबसे पहले तो क्रैम्प्स ही आते हैं, बट जहाँ पे क्रैम्प्स नहीं आते हैं वो लोगों में बाकी प्रॉब्लम्स होना, जैसे कि स्किन पे रैशेस आना, स्किन के ऊपर छोटे छोटे बॉयल्स का आना, बैक में बॉयल्स आना, कमर दर्द होना, जॉइंट पेन होना, दांतों में दर्द होना, विच इज वेरी स्ट्रेंज बट होता है, माइग्रेन जैसे पेन आना, ये सभी के सभी कॉन्स्टिपेशन से आते हैं। एंड कॉन्स्टिपेशन अगेन कम्स फ्रॉम गट इश्यूज। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब फिजिकल चीजें, फिजिकल फैक्ट सॉरी ये सब फैक्टर्स आपकी फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। एंड देन अगर मेंटल हेल्थ को अफेक्ट होना है थ्रू योर गट, तो उसके लिए अगर आप कांस्टेंट एक्सपोजर टू पीसी, लैपटॉप्स या मोबाइल पे रहो, उस कारण से आपकी बॉडी की ओवरऑल मेंटल हेल्थ खराब होती है। आ, ये थोड़ा पॉइंट मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि जब मैंने भी ये चीज समझी तो मैं भी थोड़ा हैरान हो गया था।
वो एक कहा गाना है, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। तो वही जो जो आंखें हैं आपकी, वो बेसिकली आपकी बोन मैरो एंड आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। प्लस आपके पूरे इमोशंस जो हैं, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी थिंकिंग, आपका क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, वो सभी कुछ ये आइस के ऊपर या आइस के जो कंपोनेंट्स है आयुर्वेद के हिसाब से उसमें डिपेंडेंट रहता है। और इसी के लिए जब आप बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स पे काम करते हो, आपका स्वभाव नेचुरली चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे, तो द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिवोर्सेस केस फाइल्ड आर यूजुअली बिटवीन आईटी पीपल। और आईटी वाले इसके लिए इसमें अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि आईटी के लोग कॉन्स्टेंटली लैपटॉप पे रहते हैं। और ये मैंने जैसे कहा कि ये जब मुझे पता नहीं था, तब तक ऐसे लगता था ऐसे कुछ होगा, पैसे आ जाते होंगे, इसके लिए लड़ते होंगे एंड ऑल। बट मेरे जो सर थे, डॉक्टर पावस्कर करके पूना में, जिनके पास मैं सीखा हूँ, सर के पास में एक रिटायर्ड जज आते थे जो मैरिटल डिस्प्यूट्स हैंडल करते थे। और उन्होंने सर से ये बात शेयर की कि सर, आजकल देख रहा हूँ इतने लोग आते हैं, यंग कपल है, आईटी के अंदर काम करते हैं, दिन भर 8-8 9 9 घंटे काम करते हैं, घर आते हैं फिर भी काम रहता है। एंड धीरे धीरे उन लोग के बीच में एक डिस्कॉर्ड क्रिएट हो गया है। और वो जो डिस्कॉर्ड है उसके कारण अभी इनके रिलेशंस टिक नहीं पा रहे हैं। तो क्या कुछ आयुर्वेद से कर सकते हैं क्या? तो सर ने बोला कि कर तो सकते हैं, बट मैंने कभी किया नहीं है, आप करके देखिए। तो एक क्या बोलते हैं, 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड रहता है जब आप डिवोर्स फाइल करते हो और आपको एक्चुअल डिवोर्स मिलता है। तो ये जज ने कुछ कपल्स को पहले बुलाया और उनको बोला कि अगर तुम रियली चाहते हो तुम्हारी मैरिज वर्क करे, तो मैं जो बोलूंगा एक चीज करो, क्या रिजल्ट आता है मुझे बताइएगा। तो मेरे सर ने उनको सजेस्ट किया था कि वो कपल्स को कहिए कि एक छोटा कॉटन लें, उसको दूध के अंदर डुबाएं, निचोड़ के वो दूध की पट्टी दोनों आंखों पे रखे। अगर दूध नहीं रख सकते तो रोज वाटर, बट दूध रखेंगे तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज रोज वाटर रखें। वो जज ने ये सब चालू किया, उसको रिजल्ट्स दिखने लगे। एंड जो मैं 3 साल था, हमने कम से कम 150 से 250 शादियां टूटने से बचाई थी सर ने, जस्ट विद दिस वन टेक्निक। और जब वो जज आए ना, वो जज ने हमको, सर को पूछा हमारे सामने कि आपने वो, आपका क्या लॉजिक था ये पीछे रखवाने का? तो सर कहते हैं, सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो सर से उन्होंने पूछा कि आपका क्या लॉजिक था, या आयुर्वेद में ऐसा क्या लॉजिक है कि बस आंख के ऊपर दूध की पट्टी रखने से या गुलाब जल की पट्टी रखने से लोगों के रिलेशन सुधरने शुरू हो गए। तब सर ने उनको एक ही समझाया कि जो आंखें हैं वो हमारे हिसाब से मज्जा और शुक्र यानी बोन मैरो और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। और जब आप बहुत ज्यादा रेस को एक्सपोज होते हो, तो उसमें ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती, शुष्कता आती है। और ये ड्राइनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी इमोशंस के ऊपर दिखाई देती है, आपकी गट हेल्थ पे दिखाई देती है। और उस कारण से एक दुरावा, मराठी में कहते हैं, डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। और ये डिस्टेंस को कम करने के लिए कोई भी ऐसी चीज चाहिए जो स्लाइमी हो, बट तुरंत उसका पोषण करने वाली हो। और उसी के लिए दूध जैसा बेटर कोई और चीज नहीं है जो आपकी बोन मैरो और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करे। और ये क्योंकि बोन मैरो और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करता है, इमीडिएटली काम करता है, इसी के लिए जो शादी के बाद की फर्स्ट नाइट होती है उसके अंदर दूध दिया जाता है हस्बैंड एंड वाइफ को, हस्बैंड को, ताकि उसका जो सीमेन प्रोडक्शन है और सीमेन की क्वालिटी है वो फर्स्ट नाइट को ही बहुत अच्छी हो जाए, जिससे बच्चा पैदा करने में आसानी हो जाए। तो उसी लॉजिक को पकड़ के ये चीज की। एंड तब से अगर आज भी मेरे को कोई अगर कहता है कि ऐसे ऐसे रिलेशंस में प्रॉब्लम है या फिर और कुछ नहीं, तो मेरे को खुद को लगता है मैं चिड़चिड़ा बन रहा हूँ या कुछ है,
तो मैं उनको ये सिंपल टेक्निक करने देता हूँ, एंड विद इन 1.5 मंथ ही उनको चेंजेस 101% दिखाई देते हैं। सेकेंड, जो आजकल हम सब रहते हैं वो है कांस्टेंट वाईफाई रेडिएशंस में। हमें लगता है वाईफाई रेडिएशन से कुछ नहीं होता है, बट आप जितना ज्यादा रेडिएशंस में रहते हैं ना, आपकी गट हेल्थ उतनी खराब रहती है। एक छोटा एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक दिन के लिए घर का वाईफाई बंद करके देखिए, ना मोबाइल नेटवर्क पे ही काम करिए, वाईफाई बंद करके रखिए और अपने मोबाइल से ही काम करिए। आपको समझेगा आपका दिमाग ना बहुत हद तक शांत होते जा रहा है, क्योंकि जो वाईफाई की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और आपकी बॉडी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं कन्वर्ज होते हैं। और क्योंकि वो दो ऑपोजिट डायरेक्शन फील्ड्स है, इसके लिए आपकी जो गट है वो समझ नहीं पाती है कि कौन से टाइप का मेरे को क्या बोलते हैं हार्मोन सिलेक्ट करना, सिक्रेट करना है। एंड देयरफॉर बिकॉज ऑफ दैट कंफ्यूजन ठीक से काम नहीं होता है, आपकी इमोशनल इम्बैलेंस होता है और आपको समझ में आता है कि ओके मेरी बॉडी में कुछ गड़बड़ थी ओनली बिकॉज ऑफ वाईफाई। और इसी के लिए जो लोग ऐसे ब्रेक पे जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, उनको अच्छा लगता है जब फोन से दूर हैं वगैरह, क्योंकि ये वाईफाई और वो रेडिएशंस का भी एक्सपोजर ये होता है, कम हो जाता है, तो आपको फर्क दिखता है। एंड नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आपका ऑफिस एनवायरनमेंट, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली फ्रेंड्स, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर एक्चुअली मंकीज, हम मंकीज से एवोल्यूशन से ऊपर आए हैं, एंड देयरफॉर हमारा कॉपी करना ये बहुत कॉमन स्वभाव है। हम कोई भी चीज कॉपी करके इम्प्रूव जल्दी कर सकते हैं रादर देन क्रिएट करना, बिकॉज वो हमारा जेनेटिक ये है, लीनिएज है। और जैसा आपका एनवायरनमेंट टॉक्सिक होता रहेगा आप उतने टॉक्सिक बनते जाते हो। आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ पे वो ये करता है, असर देता है। और जितने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप रहोगे, मे बी विद योर क्लोज वंस विद इन योर ऑफिस, आपकी गट उतनी ज्यादा बिगड़ती रहती है। और क्योंकि आपकी गट बिगड़ती है, इनवेरिएबली आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ती है। और इसी के लिए चेंज ऑफ योर फ्रेंड्स, योर ऑफिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कई बार फैमिली से भी दूर जाना पड़ता है, या कई लोग ऑटोमेटिकली फैमिली से दूर हो जाते हैं क्योंकि उनसे वो सहन नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसकी भी आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इम्प्रॉपर स्लीप, इनकम्प्लीट स्लीप वगैरह के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है, तो वही चीजें यहाँ पे आगे इन्फ्लुएंस रहती है। और जब ये सब बिगड़ जाता है, तब जैसे हमने देखा कि आपका डाइजेशन, अग्नि अगर ठीक नहीं है, तो जो जो चीजें होती है वही सेम चीजें, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, गैसेस, हाइपर एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, बर्निंग, डायरिया, अनेबल टू वर्क, ये सभी कुछ आपकी गट हेल्थ बिगड़ने से भी होता है। और बिहाइंड द सीन्स होता क्या है, एक लीकी गट करके ये है, कंसेप्ट है कि अगर आप देखो तो ये जो आपके सेल्स हैं ये एक दूसरे से क्लोजली शट हैं, और यहाँ ऊपर ये गुड बैक्टीरिया खड़े हैं जो फूड पार्टिकल्स या जो भी कुछ है उनको आकर पकड़ के रखती है। बट जब इन दोनों ये दो टाइटली जंक्शंस के बीच में जरा सी जगह मिलनी शुरू हो जाती है, जैसे ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, तो होता क्या है, ये जो फूड पार्टिकल्स ऊपर रुकने चाहिए थे ये अंदर जाके अटकना शुरू हो जाते हैं, इस तरह से, ये ब्लैक स्पॉट्स की तरह। और फिर धीरे धीरे ये सर्कुलेशन में आ जाते हैं। और क्योंकि ये चीजें जो बॉडी ने साइड में फेंकनी चाहिए थी सर्कुलेशन में आ गई है, इसके लिए इन्फ्लामेशन बॉडी में ट्रिगर होता है। इन्फ्लामेशन यानी कोई भी टाइप की सूज, भले वाटर रिटेंशन के कारण हो, भले आपकी नींद पूरी ना होने के कारण हो, भले आ, आपको किधर मार लगी हो उसके कारण हो, ये सारी की सारी इन्फ्लामेशन इस लीकी सिचुएशन के कारण होती है। और क्योंकि ये लीकी सिचुएशन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होती है, इसके लिए पूरी बॉडी आप उसको मारने के पीछे लग जाती है, उस सॉरी उस फूड पार्टिकल को पकड़ के खत्म करने के पीछे लग जाती है। इसके लिए पूरी बॉडी में इन्फ्लामेशन आता है,
सेल्यूलर लेवल या छोटे छोटे टिश्यू के लेवल पे स्वेलिंग आती है। एंड फाइनली लीकी गट करके लीकी गट करके सिनेरियो क्रिएट होता है, और यही लीकी गट आगे चल के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को क्रिएट करता है, यानी आपका शरीर ही आपका दुश्मन बनना शुरू हो जाता है। और इसी के लिए हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ टाइप का लीकी गट रहता ही रहता है। कुछ कहेंगे कि शायद हमारा जेनेटिक कंपोजिशन ही इसके कारण हुआ है, बट अगर आप सही मायने में देखो, इवन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही लीकी गट की या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की, बट अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो, चीजों को अवॉइड करके रखते हो, तो डेफिनेटली ये लीकी गट नहीं होगी। अभी आज की तारीख में चार चीजें बहुत कॉमनली लीकी गट को फैसिलिटेट करती है। पहली है फूड, इसमें ग्लूटेन बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, वीट या राइस, ये आपका तकलीफ देता है। एक्चुअली वीट और राइस खुद से तकलीफ नहीं देता है, बट क्योंकि आजकल वीट और राइस नया का नया उतारा जाता है और कंज्यूम किया जाता है, इसके कारण उसका ग्लूटेन लेवल हाई है। अगर आप देखो तो पहले लोग ना चावल और गेहूं एक एक साल तक स्टोर करते थे और फिर यूज करते थे, तो उसका ग्लूटेन और लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता था। सिमिलरली आजकल जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसके अंदर स्टेबलाइजर्स डाले जाते हैं, जिसके कारण बॉडी में इन्फ्लामेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये स्टेबलाइजर्स का काम रहता है दूध को खराब होने से रोकना, बट क्योंकि ये एक टाइप का टॉक्सिन है, पॉइजन है, इसके लिए बॉडी में इन्फ्लामेशन आती है। सिमिलरली कोई अगर गट में इन्फेक्शंस हो जाए, कैंडिडा, पैरासाइट्स, ऐसे तकलीफें हो जाए, तो भी आपका लीकी गट जैसा सिनेरियो हो सकता है। आजकल मोस्ट कॉमनली केमिकल टॉक्सिन्स इन द फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, मे बी इट मे बी अ पेन किलर, ब्लड प्रेशर मेडिसिन, थायराइड की मेडिसिन, या कोई भी, ये सभी के सभी अंदर जाते हैं, टॉक्सिन्स जाते हैं। सिमिलरली पेस्टिसाइड्स जो आजकल फल फ्रूट्स और भाजियों पे मारे जाते हैं, इन सब के कारण अंदर इन्फ्लामेशन होके लीकी गट होता है। एंड सिमिलरली द स्ट्रेस जो है, क्रॉनिक इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस, ये भी लीकी गट को मेन रीजन है। प्लस जो मेरे हिसाब से है कि जितना आप अमेरिकन डाइट की तरफ जाओगे, लोग कहते हैं कि फॉरेन वाले लोग कितना हेल्दी खाते हैं, बट अगर आप एक रियल अमेरिकन डाइट को देखोगे ना, इतनी शक्कर, इतना लो ऑन फाइबर, इतना फैट रहता है ना, आप और मैं कभी खा नहीं सकते। सच बोलूं तो अपना पराठा एक बार अच्छा, रादर देन उनके वो कचरा खाने से। हमारा इंडियन फूड रियली बहुत अच्छा है। मैं क्योंकि इंडियन हूँ इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, बट रियली अगर आप दिमाग लगा के देखोगे ना, हमारा ट्रेडिशनल फूड बहुत अच्छा था। वो वन पॉट मील, या फिर आजकल ओट बनाना, मैश, और ये बहुत कुछ चीजें हैं। ये चीजें आप सच मायने में खा भी नहीं पाओगे और आपकी बॉडी सह भी नहीं पाएगी। आप अगर ट्रेडिशनल फूड में रहें, ट्रेडिशनल प्रोसेस से बनाएं, और उसमें मिर्च मसाला ये सब लिमिट में डालें, ज्यादा ना डालें, तो कभी भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। सिमिलरली ओवर यूज ऑफ अल्कोहल, आजकल यंग जनरेशन, बच्चे पेरेंट्स के साथ में 12-14 साल की उम्र में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं टेस्ट करने के लिए, से लेके बाय द एज दे आर 20-21 एवरी वीकेंड दारू पी रहे हैं। ये सभी के सभी आपकी गट को डिस्टर्ब करते हैं, एंड आगे चल के लीकी गट जैसी कंडीशन तैयार होती है। एंड ये लीकी गट जो है, इसके कारण आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स तैयार होते हैं, जैसे स्किन का ग्लो कम हो जाता है, स्किन के इश्यूज आ जाते हैं, झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती है, जरूरत से पहले आप बुढ़े हो जाते हो, बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। अगर वही चीज जॉइंट्स में चली गई, लीकी गट जैसी कंडीशन जॉइंट्स में हो गई, तो आपको अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। थायराइड में गई तो आपका थायराइड का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म में आप चले जाते हो। कोलोन में या इंटेस्टाइन्स में चला गया तो आईबीएस जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं। आपकी किडनी या उसके आसपास में चला गया तो आपकी किडनी, सॉरी, आपका
किडनी का फंक्शनिंग खराब होना शुरू हो जाता है। वही चीज ब्रेन में चली गई तो आपका ब्रेन फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। आप बहुत ज्यादा या तो इमोशनल हो जाते हो या फिर आपकी क्लैरिटी बिगड़ जाती है, आपका काम ठीक से नहीं कर पाते हो वगैरह। एंड लास्टली अगर साइनस में या माउथ में चले जाए तो साइनसाइटिस वगैरह होती है। तो ये जितनी भी चीजें हैं कहीं ना कहीं इन सबको लीकी गट कारण है। और अगर इन सब से बचना है तो आपको प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक फूड रिच फूड खाना जरूरी है। यहाँ पे प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक जो है, आ, ये दोनों के दोनों आपके कुकिंग के अंदर कैसे आते हैं वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे ही देखेंगे। बट जितना अच्छा खाना खाओगे, जितना इंडियन स्पाइसेस का लिमिटेड बट यूज, कंपलसरी यूज आप करोगे उतना बेटर है। मेरे हिसाब से जो पैलियो डाइट है, यानी एक ट्रेडिशनल कुक्ड फूड जिसमें रोटी सब्जी दाल चावल सबका एक हिस्सा है, कभी कभार नॉनवेज भी खा सकते हो, ऐसा जो पैलियो डाइट है, दिस इज द बेस्ट रादर देन होल 30 ग्लूटेन फ्री एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट, लो फूड मैप डाइट, मेडिटेरियन डाइट करने से। पैलियो और मेडिटेरियन डाइट, सॉरी, पैलियो डाइट और मेडिटेरियन डाइट बेटर है। मेडिटेरियन में बस कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंडियन नहीं करनी चाहिए इंडियंस ने, बट अदरवाइज मेडिटेरियन डाइट भी बहुत अच्छी है। आप जितना ग्लूटेन, अल्कोहल, रिफाइंड शुगर्स और प्रोसेस फूड को कम खाओगे उतना आपकी गट कम डैमेज होगी। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में काउ घी अगर आप सुबह खाली पेट गर्म पानी में मिला के लेते हो तो कईयों की गट अच्छी होती है, 70-75% लोगों की गट उससे अच्छी होती है, ये पक्का है। सो अभी जाने से पहले एक छोटा आपको होमवर्क देके जाता हूँ। ये चीज आपने ग्रुप पे सैटरडे शेयर करनी है, सैटरडे इवनिंग में। करना क्या है, तो बस एक फ्लो चार्ट बनाओ कि दिन भर में आपका दिन दिखता कैसे है। आप सुबह उठते कितने बजे हो, उठने के बाद तुरंत पानी पीने की आदत है नहीं है, अगर है तो कितना पानी पीते हो, पानी पीने के बाद मोशन आता है या बिना पानी पिए ही मोशन आ जाता है, कई लोग उठते से पहले वॉशरूम जाते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, ब्रश करते फिर ही पानी पीते हैं या कुछ खाते हैं, उसके बाद में आप तुरंत मतलब फ्रेश हो गए, तो आप नाश्ता वगैरह खा लेते हो फिर नहाते हो, या फिर आप पहले नहाते हो फिर पूजा वगैरह करके फिर खाते हो। ये जो भी आपका डे टू डे सीक्वेंस है ना, उसको एक फ्लो चार्ट जैसा नोट डाउन करो। आप कौन सी एक्सरसाइज करते हो, कितनी देर करते हो, उसके बाद में दोपहर को सोते हो नहीं सोते हो, रात को कितने बजे सोते हो, रात को नींद आती है नहीं आती है, रात को मोबाइल देखते हुए सोते हो। अपना पूरे दिन को ना, आज कल परसों में बैठो, आंखें बंद करो और पूरे दिन को विजुअलाइज करो और एक एक डिटेल्स लिखते जाओ। ये मत लिखो कि आज मैंने चने खाए, गुलाब जामुन खाया, वो सब की जरूरत नहीं है मुझे। बट मैंने खाने में रोटी सब्जी दाल चावल खाया, आज मैंने वड़ा पाव खाया, आज मैंने मिसल पाव खाया, ये जो भी चीजें हैं ये नोट डाउन करो। उसके बाद अगर आपके पास वो स्कूल में जैसे रहता था ना, ब्लू पेन और येलो पेन और रेड पेन, ऐसे अगर पेन से कलरफुल, तो आप उसको मार्क करो, या फिर आप आपके सर्कल ट्रायंगल जो भी है आप उसको मार्क करो। अगर आपको लगता है कि ये चीज जो भी आप दिन में जितनी चीजें की आपके हिसाब से सही है, उसको ब्लू पेन से सर्कल या मार्क करिए। अगर आप श्योर नहीं हो कि क्या मैंने ये सही किया है या गलत किया है, या जो भी मैंने कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, आप अनश्योर हो, तो उसको येलो या ऑरेंज या गोल्डन से मार्क करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये चीज ना गलत कर रहा हूँ, यानी मैं हर दूसरे दिन बाहर का खाना खा रहा हूँ, मेरे हफ्ते में 2-3 बार बाहर चाइनीज खाना हो रहा है, जो भी है, इसको सिर्फ ब्रेड पेन से मार्क करिए। और फिर उसके बाद एक कॉर्नर में नंबर ऑफ एक्टिविटीज, सपोज आपने 100 एक्टिविटीज दिन में हुई, खाया, आप उठे, उठने के बाद आप वॉशरूम गए, वॉशरूम के बाद ब्रश किया, ऐसे जो स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज है, सपोज 100 हुई है, उसमें से ब्लू कितनी है, येलो कितनी है और रेड कितनी है, इतना ही आपने ग्रुप पे शेयर करना है। ये इसके लिए आपको एक्टिविटी दे रहा हूँ ताकि आप एक खुद से एनालिसिस कर सको कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ।
ये मत सोचो क्या ये सही है या गलत है, सर ने बोला है क्या ये सही होगा गलत होगा, मत सोचो। आपको गट फीलिंग क्या है, आपकी गट फीलिंग क्या है, आपको क्या लगता है, बस उसको वो मैटर करता है। आप उतने पे ही फोकस करो और आप उसी को सिर्फ पकड़ के ये इस हफ्ते का काम करो। अगले हफ्ते में उसको क्या करना है मैं आपको वो समझाऊंगा। ठीक है। आज के रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? एनीवन? हेलो सर। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, ऑयल, ये जो कपास का कॉटन सीड ऑयल होता है ना, वो, कॉटन सीड ऑयल, हाँ। हाँ वो कई लोग खाने में यूज करते हैं। हाँ, वो कैसा सौराष्ट्र है, में मतलब बहुत होता है। खाना चाहिए? हेलो। हेलो। हाँ जी। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ जी। कॉटन सीड ऑयल, हाँ। वो खाने में कैसा होता है? वो कई लोग, मतलब बहुत लोग, गरम, बहुत गरम होता है। कॉटन तो सीड ऑयल बहुत सबसे गरम है। बहुत मस्टर्ड सारे की लोग तो जस्ट, वही खाते हैं। आई नो सौराष्ट्र में कच्छ साइड में बहुत खाते हैं, बट हम्म। फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत गर्म होता है। और जिन लोगों को भी, स्पेशली अगर आप देखोगे ना, सौराष्ट्र में स्किन और पाइल्स की बहुत शिकायत है। वहां पे वो कॉटन सीड ऑयल एक बहुत बड़ा कारण है। मजे की बात बताओ, आप लोग ने अगर नोटिस किया है कि नहीं, जो आलू भुजिया वगैरह बनता है ना, राजस्थानी वो फरसान है, आलू भुजिया, आप देखोगे ना वो भी कॉटन सीड ऑयल में बनाया जाता है, क्योंकि वो जो तीखापन है ना उसका, वो, और रतलामी सेव, ये दोनों कॉटन सीड ऑयल में बनाई जाती है, क्योंकि उसका वो जो तीखापन है ना, जो चुभता है वो खाने पे, करारापन, वो हमेशा आपको कॉटन सीड ऑयल ही ला के दे सकता है। और इसी के लिए कॉटन सीड ऑयल ज्यादा खाना अच्छा नहीं है। स्पेशली गुजरात जैसी बेल्ट में ये ग्राउंडनट ऑयल सबसे अच्छा है, बेस्ट है वहाँ तो पे। सर, हाँ वो तो सही है। तो पाम ऑयल में सभी फरसान चले जाते हैं ना, तो वो पाम तो वनस्पति में से निकलता है, वो तो भी तो वो इतना हार्मफुल क्यों है? उसका रीजन मैं आपको अभी एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, बट मेरे ख्याल से ना उसके अंदर कुछ तो भी एक ऐसा एलिमेंट है जो जब ज्यादा आप तलते हो ना उसको, तो वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। मेरे को भी डिटेल एकदम अच्छे से याद नहीं, पर मैं ढूंढ के ग्रुप पे डालूंगा कि पाम ऑयल क्यों टॉक्सिक है। वो एक्चुअली जितना जलाया जाएगा ना, उतना वो खराब होते जाता है। पाम ऑयल जो है ना बेसिकली कच्चा, ये ऑलिव ऑयल जैसा वो ज्यादा रहना चाहिए। एक तो उसके कारण है, और दूसरा उसका ना चिकनाहट बहुत होती है, बहुत ग्रीसी होता है कंपैरेटिवली। इसके लिए जो फरसान पाम ऑयल में तलते हैं ना, वो हमेशा आपको चिकट ही मिलेंगे। मतलब उस पे ना आपको वो ऑयल ऑयल का एक लेयर फील होगा ही होगा, क्योंकि पाम ऑयल उतना ग्रीसी है, तो वो एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ाता है, और ज्यादा हीट होने पे उसमें कुछ पॉइजन रिएक्शन भी होती है, ऐसा मेरे को याद आ रहा है। पर मैं आपको कंफर्म एक बार ढूंढ के बताता हूँ। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? और सर, ये राइस ब्रांड और ये सनफ्लावर ऑयल है, क्या सही है? मतलब उसमें तो, उसके सीड लेने जाओ ना सनफ्लावर के, हाँ तो हाँ वो कितने महंगे होते हैं, बहुत सारे, 1000 kg। तो हाँ। उसमें से जो ऑयल निकलता है, वो सस्ता क्यों होता है? तो वो डुप्लीकेट ऑयल है इसका मतलब, सभी कंपनीज बेचती है भर भर के। मेरे को लगता है किसी फूड इंडस्ट्री वाले को पूछना पड़ेगा। बट हाँ इतना है, कॉटन, सॉरी, जो सनफ्लावर ऑयल है ना, वो अगेन वो थोड़ा चिकट ज्यादा रहता है, उसका मेन रीजन वो है। बुरा नहीं है, बट हाँ उसका वो जो चिकास है ना, वो कम होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो तकलीफ देता है। सेकेंडली, ये दूसरा आपने कौन सा ऑयल बोला, सनफ्लावर और राइस, राइस ब्रांड ऑयल। राइस ब्रान ऑयल? राइस ब्रान ऑयल ना एक्चुअली ये होता है बहुत
रूखा बोल सकते हो आप। जो राइस का ऊपर का हस्क रहती है ना, बहुत रूखी रहती है, उसमें से बहुत ऑयल नहीं निकलता है। और वो जितना भी खाओगे ना, आपको एक गले में खराश तो पक्की मिलती ही मिलती है। फिर भी मैं ना और ये मकई। मकई, कौन? मकई, वो भी कैनोला ऑयल, ये सब का ना मैं आपको ढूंढ के पक्का आंसर दूंगा, क्योंकि अभी आपने पूछा है ना, मेरा भी दिमाग अभी उसके रीजन को ढूंढने लगा है। पर मैं आपको ये जरूर ग्रुप पे डालूंगा कि ये क्यों नहीं खाना चाहिए, पक्की बात। क्योंकि सर उसमें से ऑयल निकलता है, मुझे तो वही दिक्कत है। और निकल रहा है तो बहुत कम निकलता होना चाहिए, तो फिर इतना सस्ता कैसे बेचते हैं हम? तो अभी सनफ्लावर के बोलबाला सीड बहुत मुश्किल है। बाजार में लेने जाते हैं ना, जैसे चिया हाँ, सीड लाते हैं, हाँ। कोई सीड लाते हैं तो कितना महंगा होता है। तो सनफ्लावर के सीड भी उतने ही महंगे आते हैं। नहीं, तो एक्चुअली वो सनफ्लावर ऑयल के जो उसका सीड्स है ना, सनफ्लावर के सीड्स इतने महंगे नहीं होते हैं। ये तो कैसा, बेचने के लिए वो लोग बहुत महंगा बेचते हैं, ठीक है। बट हाँ, ये बात पक्की है हाँ। कि उसमें से जो ऑयल निकलता है वो अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है, मैं वो ढूंढ के आपको पक्का बताऊंगा। थैंक यू। हम्म, पक्का। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? एनीवन एल्स? ओके, तो ठीक है। नेक्स्ट थर्सडे हम दोबारा मिलेंगे। आज के लिए ये आपका होमवर्क है, आप करिएगा। एंड फिर मुझे बताइए किस हिसाब से आपका क्या आता है रिजल्ट। सैटरडे को मैं ग्रुप ओपन करूंगा, तब आप डालिएगा अपने रिजल्ट्स। तो फिर हम उस हिसाब से आगे करेंगे। ओके, सो